ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर फरियाद अनवर भट्टू विद मोटिवेशनल हाइलाइट्स। नाज़रीन, इकबाल ने शेर कहा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। नाज़रीन, तारीख़ एक सब्जेक्ट बन चुका है। लोग तारीख़ को शौक़ व ज़ौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो खुद तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं और वो खुद तारीख़ रकम कर जाते हैं। नाज़रीन, तारीख़ रकम करने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेहनत, लगन, अज़्म पहम और कुछ करने की आपके अंदर धुन होनी चाहिए। ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे कौमों का मुस्तकबिल जो है बदल जाता है और कौमें जो हैं वो मार्ज वजूद में आती हैं और कौमें मुकम्मल कौमें बनकर सामने आती हैं। नाज़रीन, तालीम एक ऐसा शोबा है जिसको पेशा पैगंबरी कहा जाता है और तालीम से वाबस्ता लोग जो है वही ज़माने को बदलते हैं, कौमों को बदलते हैं और मुल्कों को बदलते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। तो आज एक ऐसे फ़र्द के पास हम बैठे हैं जो कौम की तकदीर बनाने में हमा वक्त है, जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और मसरूफ़ अमल है। तो नाज़रीन, आपका तारुफ करवाते जाएं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब प्रिंसिपल कैसर इरफान चौधरी साहब, हीरा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के प्रिंसिपल, हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान। आज उनके जो ख़यालात हैं तालीम के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में और वो क्या कर रहे हैं तालीम की बेहतरी के लिए और तलबा की बेहतरी के लिए, तो इस बारे में सर से सवालात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आप मसरूफ़ थे तो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। सर, ज़िंदगी में एम ऑफ लाइफ ये हर बंदे का ख्वाब है। लोगों के पास कुछ ख्वाब होते हैं, उनकी वो तकमील करना चाहते हैं। तो आपका बचपन से ये ख्वाब था कि आप तालीम के मैदान में तब्दीली लाएंगे या ये हवालसात ज़माना के साथ चलते चलते इसको एक प्रोफेशन आपने बना लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया प्रोफेसर फरियाद साहब, आपने इस सिलसिले के लिए मुझे मुतकिब किया। तो बुनियादी जो चीज़ है कि जब बचपन में हर बंदा डॉक्टर और इंजीनियर बनने का एक शौक़ लेकर निकलता है, लेकिन ये आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी की जो तरतीब लिख दी गई है ना, और जो फील्ड आपके लिए अल्लाह ताला ने चुन लिया है, तो फिर वो बंदा उसकी तरफ निकल आता है। तो उसमें पहले तो आप ये कह सकते हो कि ये मैं इसको इरादतन नहीं था मेरा ये प्रोग्राम, लेकिन एक ज़िंदगी का टर्न ऐसा आया कि फिर मैंने इसी फील्ड को अपना ओढ़ना और बिछोना, आप समझे कि सारा कुछ आप इसी फील्ड को बना लिया। और सर, अगला क्वेश्चन आपसे हमारा ये है, ये थोड़ा पर्सनल है मेरे ख्याल से। ये वो कहते हैं औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और इदारों से उनके फिनांस के मामला नहीं पूछने चाहिए। तो आपसे हमारा सवाल है सर, प्राइवेट जो स्कूलिंग है उसके अंदर कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं कि बिज़नेस है। तो सर, आपके स्कूल के अंदर एक चीज़ लोग बरमला कहते सुने गए कि लोग कहते हैं कि कैसर साहब जो हैं वो लोगों से फीसिस के मामले में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि आपकी फीसिस के अंदर यकसानियत नहीं है? किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मामला ऐसा ही है, लेकिन मेरा ये एक मोटिव ये है कि क्योंकि मैं मुकामी हूँ और मैं ग्रास रूट लेवल तक लोगों के हालातों वाक़े जानता हूँ, और फिर वो मेरा ये है कि जब मैंने ये ज़हन बनाया था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा और ये चीज़ जो जिस पोजीशन पर इस वक्त बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हूँ, ये वालिदैन की, असातिज़ा की और उन बच्चों के पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है जिन्हें हम किसी हवाले से मोबिलाइज करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो गुलदस्ता है ना, इसमें अनवा अक़साम के लोग हैं, तो ये किसी की दुआओं का असर है कि हम इस पोजीशन पे हैं। और उसमें मेरी ये ज़िंदगी की ये भी ख्वाहिश है, कोशिश है कि जो इंसानियत है ना उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बना जाए, और हो सकता है मुझसे ज़्यादा लायक और ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस फील्ड में हों, और बल्कि मौजूद हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की देन है और ये खालिस्तान दुआओं का असर है। और उसमें बच्चों के वालिदैन भी शामिल हैं जिन्हें हम किसी तरीके से अकोमोडेट करते हैं।
सर की बात बहुत अच्छी है कि तमाम जो इदारे हैं ये NGOs का रोल प्ले कर सकते हैं, मुस्तहिक तलबा की मदद कर सकते हैं। तो सर यही कह रहे हैं कि हम यही कर रहे हैं। उसमें एक मैं चीज़ ऐड करूं कि वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से ना मैं प्राइवेट सेक्टर को एक हुक्मनामा जारी है कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना उसका 10% जो है ना वो आप उसको फ्री एजुकेशन दें। और इसके अलावा किनशिप भी होती है प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट का भी जो कानून है। तो ये सारी जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो अगर आप थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक ना हो तो मादियत से हट के करें ना तो फिर ये चीज़ें करने से और ये आप जो हमारा SOPs है ना गवर्नमेंट के उसको भी हम पूरा करते हैं। अच्छा सर, ये इसी हुकूमत ने किया, पहले भी हुकूमत ये पहले भी इसको इसमें ये चीज़ें आती रही हैं, आज से कई साल पहले भी आती रही हैं। और ये बाकायदा लॉ है कि आप 10% स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन। जी सर, अगला आपसे हमारा सवाल है, इस्लाम ने जजा और सज़ा का फ़लसफ़ा दिया, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आकर ना ये चंद सालों से एक टर्म चली है, मार नहीं प्यार। सर इसको क्या समझते हैं, इसका तालीमी निज़ाम को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है? अच्छा, इसमें मैं आपको ये एक बात बताऊँ कि एक तो इस्लामी नुक्ता नज़र है, दूसरा ये है कि आप इस्लाम कहता है कि जब बच्चा नमाज की उसकी उम्र हो जाए 7 साल से उसको तरगीब दें तो वो एक प्यार का एक सिलसिला है कि वो तरगीब दी जाती है। 11 साल की उम्र में उस पर सख्ती की जाए और ये एक सख्ती मीन के वो एक सजा वाला एलिमेंट है। इस तरह एक जॉन डेवी है, एक वो डेवी उसको एजुकेशनिस्ट है बहुत, वो कहता है कि इफ़ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। और इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन इसके जो मेरा जो ज़ाती नुक्ता नज़र यह है कि ये एक स्टेजेस हैं कि जब आप बच्चा जो आपका नर्सरी प्रेप का या छोटा बच्चा स्कूल गोइंग जिसको आपने इस लाइन पे लेके आना तो वो प्यार से उसको आप उसको लेकर आते हैं। जब उसके दिमाग आप उसको सजा देंगे या उस पर एक खौफ तारी हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आप उसकी जो सलाहियतें हैं ना उसको स्नब करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, मर्द नादा पे कलाम नरमो नाज़र बेअसर। तो ये जो ऐसी चीज़ें सूरत हाल होती है, अब क्योंकि गवर्नमेंट की जो SOPs हैं, गवर्नमेंट ने जो हमें कहा हमने उस पर अमल तो करना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ हद तक थोड़ा बहुत एलिमेंट ऐसा हो कि हमें बच्चों की बास पुरस के लिए काट छाँट करने के लिए जिस तरह आप एक रविश बनी है उसकी काट छाँट नहीं करेंगे तो वो फ्लोरिश नहीं होती। तो ये थोड़ा सा इसमें टच होना चाहिए कि बच्चे को विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसको रिस्पॉन्सिबल करने के लिए हमें उसको थोड़ा सा वज़न और थोड़ा सा सज़ा वाला, जो सज़ा तो नहीं मैं कहता लेकिन उसको थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबल हमें बनाना चाहिए। उसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, आप उसको आप वैसे समझाएं, प्यार से समझाएं, फिर वो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और ये मैं समझता हूँ कि किसी बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जब बच्चे पर थोड़ा बोझ हो और उसको पता हो कि ये काम करने से मुझे ये मेरे साथ हो सकता है, तो ये उसका कंसेप्ट हो कि मैंने रॉन्ग नहीं जाना, मैंने राइट वे पे रहना है। अगर मैं रॉन्ग वे पे जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ बाज परसों ज़रूर होगा। ये मेरा नज़र आती है। बाकी जो गवर्नमेंट के SOPs उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सर एक चीज़ ना, आजकल अक्सर बेसर तालीमी निज़ाम जो हैं वहाँ पर बात की जाती है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है, नंबर्स नहीं दे रहा, तालीमी निज़ाम को बेहतर करने में किरदार अदा नहीं कर रहा। लोगों की राय ये है, तो इसलिए लोग जो हैं जैसे गवर्नमेंट टीचर्स जो है वो खुद अपने बच्चे जो है प्राइवेट सेक्टर में भेज देते हैं। उनकी तरफ से इतराज़ ये किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से कि नंबर गेम के चक्कर में ला के प्राइवेट सेक्टर जो है इन्होंने क्रिएटिविटी जो उसको ख़त्म कर दिया। तो ये दो सवाल है, इनको कैसे आप देखें? मैं अर्ज करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो अवाइल की एजुकेशन फील्ड में ना 7-8 साल मैंने एज ए गवर्नमेंट टीचर काम किया, उसके बाद फिर मैं सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में। तो मेन चीज़ ये है कि जो बंदा जिस खलूस के साथ मेहनत करता है ना, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, और ये वेरी करता है कि जो माहौल जहाँ पर क्रिएट हो जाता है ना जिस तरह का, तो उसके मुताबिक फिर ये आप कह सकते हैं कि ये अब जहाँ जिस लोकेलिटी में हम हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो रेस है वो प्राइवेट सेक्टर से पीछे है। लेकिन पिछले 2-4 साल से जो हेड है ना या जो लोग काम करने वाले होते हैं वो टफ टाइम देते हैं, हमें कंपटीशन में आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से तहसील शाहकोट में चले जाएँ या सांगला में चले जाएँ या किसी और स्टेशन पे चले जाएँ, तो जिस जगह पर अच्छी टीम बैठी हुई है
चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, और उसका हेड जो है उसको लीड करने वाला अच्छा है, तो फिर वो रिज़ल्ट जो है ना वो फ्रूटफुल होते हैं। और ये इसमें कोई नहीं है रट्टा लगाने वाला सिलसिला, एक ही सिलेबस है जो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाया जाता है, और वो वहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो यानी कंपैरेटिवली गवर्नमेंट सेक्टर के जो सिस्टम है उससे ज़्यादा इसको हम कह सकते हैं। और जो इसी वजह से आप देखें कुछ चीज़ें जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सपोज वो टाइम स्पॉइलिंग आप कह सकते हैं कि मरदमशुमारी करनी है तो या इम्तहानात लेने हैं। जब आप एक टीचर को प्योर कर दें कि आपने सिर्फ पढ़ाना है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जब किसी की डेडिकेशन हो गए आई विल हैव टू डू समथिंग, तो फिर वो रिज़ल्ट किसी जगह से भी आ सकता है। और इसमें बुनियादी चीज़ है खुलूस नीयत, मेहनत, और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल कर ले। जब ये 3-4 चीज़ें अवामल मिलते हैं, पेरेंट्स के साथ रब्ता, तो उसमें जितना कोई ज़्यादा इस फील्ड में अपने आप को उसमें वो सबमिसिव जिसको कहते हैं ना डूब जाता है कुछ चीज़, फिर उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला बेहतर है। जी सर, अगला क्वेश्चन आपसे सर, हिरा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जिसके बारे में बात कीजिए, वहाँ पर टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा बाख्तियार हैं, टीचर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस आपका कम है, या टीचर्स अपनी मर्जी करते हैं, क्या ऐसा कुछ तस्वीर दिया है? ये ठीक है? उसमें ये देखिए हर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, जो जिसको आप सदर मुअल्लम कहते हैं, उसकी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो हमने अपने टीचर से काम लेना होता है। मैं नो डाउट ये कहता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं वो इतने ट्रेंड नहीं होते जितने गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, लेकिन हमारा एक स्पेसिफिक गोल, हमने उसको एक आउटलाइन दी होती है। टीचर की को हम एक टारगेट देते हैं कि ये आपका टारगेट है और आपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम आपकी सपोर्ट करते हैं। तो जब आप गाइडेंस और काउंसलिंग वाला इशू रखेंगे ना कि आप अपने टीचर को गाइड भी करें और साथ उनके साथ काउंसलिंग भी करें, और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक दिमाग दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है तो जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर वो, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो प्राइवेट सेक्टर या हिरा स्कूल में इजी एक्सेस है जो टीचर्स की या मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी मेरे ऑफिस में आने की, और मैं उनसे ट्रीट करता हूँ कि आप अगर इस अदारे में एक दिन है, एक हफ्ता है, एक माह है, एक साल है, 10 साल है, तो आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपने यहाँ से कुछ सीख कर जाना है जो ज़िंदगी में आपके काम आए। मेरा जो मोटिव ये है और इसी पैटर्न पर मैं अपने टीम को लेकर चलता हूँ। सर ये सवाल थोड़ा सा मैं शायद ये तमाम टीचर्स की भी एक आवाज़ है, मैं ये ज़रूर करूँगा आपसे। मैं भी असल में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो सर प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स हैं सर उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनको और दीगर बेनिफिट्स हैं जैसे ये लॉकडाउन के अंदर हुकूमत की तरफ से भी नहीं मिला, तो वो टीचर्स जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। और इस हवाले से टीचर्स की बेटरमेंट के लिए अपकमिंग लाइफ में जो आपके साथ वर्क कर रहे होते हैं, इस हवाले से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन या गवर्नमेंट जो है ये प्रॉपर लाइफ टाइम के प्लान बना रही है कुछ बेहतरी के लिए? देखो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के ये सिलसिले चल रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसको कंप्यूटराइज कर रही है और हर चीज़ को ऑनलाइन सिस्टम के तहत है, जिस तरह प्राइवेट ये पेपरस वाला सिलसिला शुरू हुआ है, तो नो डाउट उसमें ये एक जो माजी में एक चीज़ जो थी ना कि जो प्राइवेट स्कूल अगर चंद बेरोज़गार लोग या एक आध वो इकट्ठे होके तो इसको वो फैशन के तौर पर इसको अपनाते थे, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है सिलसिला। और अगर ये गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी हम इसको देखें, इस पर हम पाबंदी करें, तो टीचर्स के जो अब लेबर लॉज की अवेयरनेस लोगों को आ रही है, तो जो एक प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि अगर कोई चीज़ किसी की ज़रूरत बनती है तो वो उसको ज़रूरत के मद्देनज़र रखते हुए वो उसको पे करते हैं। और ये चीज़ इसको हम बतौर आप ये करें कि इसको हम एक बिज़नेस के तौर पर लें
कि ये जो लोग कहते हैं ना कि जी हमने तो खिदमत खला करते हैं, नो डाउट आप खिदमत खला करते हैं, लेकिन आप इसके साथ बिज़नेस भी करते हैं, तो फिर हमें बिज़नेस के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। उसके लिए फिर हमें अपने जो स्टाफ है उसकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और उसमें कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग, मैंने कहा कि इसको बतौर फैशन जो है ना वो भी इसको लेते हैं। तो इन द लॉन्ग रन अगर आप कुछ स्टार्ट करते हैं अदारा, तो आप इसको प्रोफेशनलिज्म के साथ स्टार्ट करें, ना कि आप इसको फॉर द टाइम बीइंग करें। मेरा बहुत अच्छी राय थी आपकी। तो टीचर्स की ये आवाज़ थी, तो मैंने आप तक भी पहुंचाई, और हम तवक्को करते हैं कि आप ये मैसेज जो है इसको प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहाँ तक पहुँचाएंगे। सर थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के बारे में, अक्सर और बेहतर दोस्त ना तबसरा करते हैं, तो कहते हैं यार कैसर साहब ना बड़ा फ्रैंक रहते हैं अपने स्टाफ के साथ, दोस्तों के साथ, तो आपके बारे में तसुर है कि आप बॉस कम दोस्त ज़्यादा हैं, क्या ये बात ठीक है? उसमें मैं ये कहूँगा कि जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, जब मैंने अपना MA एजुकेशन का जो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था ना वो था एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के जो बुनियाद 3 चीज़ों पर है। एक तो लेज़ी फेयर, आप मादर पिदर आज़ाद करके अपने स्टाफ को सारा सिलसिला करो। दूसरा है आप डेमोक्रेटिक से अंदाज में चलाएं। और तीसरा जो है वो अथॉरिटेरियन है। तो जो आप देखें कि मुशावरत जो क्या है ना उसमें खैर का पहलू है कि आप जब किसी से मुशावरत करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपने किसी के बंदे के जिस्म पर हुकूमत करनी है ना, कि आपकी जो अथॉरिटी से कोई बंदा आपसे दूर हो, आपको वो उसको आपको मनवाने के चक्कर में, तो ये आई थिंक ये कोई अच्छा अंदाज है, वो जो है ना वो मैनेजमेंट का अंदाज नहीं है। तो आप जब किसी के साथ करेंगे ना वो डेमोक्रेटिक मुशावरत करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे मशीर मिल जाएंगे। और उसमें मुशावरत करने के लिए आपको लोगों के जिस्मों पर नहीं बल्कि उनके दिलों पर हुकूमत करना पड़ेगी। और दिलों पर हुकूमत करने के लिए आपको उन्हें अपने करीब लाना पड़ेगा। जब वो ये समझें कि मेरा जो बॉस है ना ये मेरा सबसे बड़ा खैर ख्वाह है, तो फिर वो आपकी सख्ती भी बर्दाश्त करेंगे, आपकी झिड़क भी बर्दाश्त करेंगे, और आपका जो स्टाइल है ना उसमें जो आपका काम लेने का स्टाइल वो भी बर्दाश्त करेंगे। फिर वो आपके सीने पर अपना खून बहाने के लिए तैयार होंगे जब आप उनके दिलों पर हुक्मरानी करेंगे और उन्हें अपने साथ अटैच करेंगे। ये मेरी सोच है। और इसीलिए मैं अपने जो स्टाफ है एक ख़ास हद तक, यानी कि एक हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखते हुए मेरी उनके साथ फ्रैंकनेस भी है। मैं उनको बतौर छोटा भाई ट्रीट करता हूँ। उनके मसाइल, उनके घरेलू परेशानियाँ, उनकी एजुकेशन, हर चीज़ को मैं फिर उनके साथ कोशिश करता हूँ कि इनकी रहनुमाई की जाए ताकि इनका जो फ्यूचर है ना, और ये भी मैंने कहता कि आप जो सालों साल हमारे पास या रहें, आप अपनी ज़िंदगी की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको बेहतर करें, अपनी एजुकेशन को बेहतर करें, और आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं। सर अगला आपसे मेरा सवाल है कि आप बजाते खुद जो है आप सैर व तफरीह के शायक हैं, शौक़ रखते हैं, और ननकाना के अंदर एज़ कम्पेयर टू हिरा बाकी स्कूल से उनके ट्रिप वगैरह नहीं जाते, तो ये जो आपके ट्रिप जाते हैं ये आपकी ज़ाती इंटरेस्ट आप खुद पसंद करें इसलिए है, या इसको आप एजुकेशन का हिस्सा समझते हैं कि इस तरह से कर रहे हैं? इसमें ये जी कि मैं वो तो चीज़ें ना, जो चीज़ें आप एक्सप्लोर करें, देखें, और सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, तो मुझे ये शौक़ है। मैं अपने यानी कि मेरी जो स्कूल एज से ही ना मैंने मुख्तलिफ़ जगह के कोर्स, और जो हमारे उस वक़्त के टीचर से, असातिज़ा से, वो बड़े इस चीज़ के, क्योंकि ये देखें जब आप मुतालियाती और तफरीही दौरा लिखते हैं, तो ये इन अदर वर्ड्स आप अगर सपोज आप जाते हैं जी गुजरात टॉप या चाइना बॉर्डर पर, तो उसकी जो वहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, तो बंदे को ये एक्सपीरियंस जो करना चाहिए ना, और ये उसी सेंस की वजह से है कि अगर आप नमक की वो क्योड़ा माइन देखने के लिए गए हैं, तो बच्चों को ये हक हासिल है
कि वहाँ पर जाके इसको वो चेक करें, देखें कि ये क्यों रहा। फिर वो उसको और जो बंदा तजर्बे से सीखता है ना, वो बंदा किताबों से नहीं सीखता। और जिस तरह आप इसके लिए थोड़ा पेन लेना पड़ती है। अब मरी के पहाड़, वहाँ पर चिनार के दरख्त आपको तस्वीरों में देख ली है, लेकिन जहाँ पर फिजिकली आप देखेंगे तो वो जो आपकी फीलिंग होगी, जो आपका वो एक्सपीरियंस होगा, वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये वैसे भी थोड़ा ये रिक्रिएशनल सिलसिला हो जाता है कि एक रूटीन लाइफ से हट के जब बच्चा कुछ थोड़ा सा अपने उसकी जो है ना वो जज्बात वो बाहर आते हैं, तो फिर उससे वो एग्जॉस्ट होता है, तो ये उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है।